नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं अनूप कुमार आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक वीडियो लेकर के, जिसमें आज प्रोडक्ट को कैसे प्रेजेंट किया जाए इसके बारे में मैं आपसे कुछ शेयर करूंगा। लेकिन दोस्तों, इसके पहले कि मैं अपनी चर्चा शुरू करूं, मैं आप सबको दिल से धन्यवाद देता हूं कि मेरे पहले वीडियो को आपने बहुत सराहा। और ये भी बहुत खुश हूं मैं शेयर करते हुए कि मेरे सब्सक्राइबर मेरे चैनल पर 1000 से ज़्यादा हो गए और मेरे पास इतने कमेंट्स आए, इतनी सराहनाएं आई कि मैं सचमुच में बहुत उत्साहित और बहुत एनकरेज्ड हो गया। सो एक बार फिर तहे दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और आइए अब हम कुछ चर्चा शुरू करते हैं प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन पर। और जहाँ तक प्रोडक्ट का प्रश्न है दोस्तों, मुझे आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि किसी भी प्रोडक्ट का वजूद उसके अपने अकेले दम पर नहीं होता है, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट अच्छा तब होता है जब उसको प्रेजेंट करने वाला उसको अच्छी तरीके से प्रेजेंट करता है। और ऐसे भी कहते हैं किसी भी सेलिंग प्रोसेस में 2 पी का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। पहला पी है प्रोडक्ट। जी हाँ, जब आप किसी कस्टमर के पास जाते हैं तो उसको प्रोडक्ट बेचते हैं, और ये प्रोडक्ट फिजिकल भी हो सकता है, नॉन फिजिकल भी हो सकता है। मैं उदाहरण आपको दूँ, किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में आप जाएँ और वहाँ पर कई चीज़ें, कई प्रोडक्ट रखे हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं, आप उनको छू सकते हैं, तो वो प्रोडक्ट हुए आपके फिजिकल प्रोडक्ट। लेकिन अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस की या इंश्योरेंस बिजनेस की या म्यूचुअल फंड की, तो वहां जो आप प्रोडक्ट बेचते हैं उस प्रोडक्ट को टच नहीं किया जा सकता है, उसको महसूस किया जा सकता है, यानी वो नॉन फिजिकल है। लेकिन ये बहुत अहम है कि चाहे वो फिजिकल प्रोडक्ट हो, चाहे वो नॉन फिजिकल प्रोडक्ट हो, उसको प्रेजेंट प्रॉपर तरीके से किया जाए। और अगर प्रेजेंटेशन की बात करें तो दोस्तों, प्रेजेंटेशन मुख्यतः 2 तरह के होते हैं। पहला प्रेजेंटेशन होता है वर्बल, जहां आप अपने शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा प्रेजेंटेशन होता है फिजिकल, जहां आप कुछ लिखते हैं, पढ़ते हैं, जहां आप शायद हो सकता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करें या वर्ड में कुछ प्रेजेंट करें, एक फाइल प्रेजेंट करें कस्टमर के सामने। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंट दोनों को अच्छी तरीके से किया जाना है। लेकिन मेरा मानना यह है कि आपका वर्बल प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मैंने शुरू में क्या कहा था, प्रोडक्ट का अपना कोई वजूद नहीं होता है। प्रोडक्ट को अच्छा बनाता है प्रोडक्ट को प्रेजेंट करने वाला, यानी प्रेजेंटर। और अगर वर्बल प्रेजेंटेशन की हम बात करें तो एक चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा, शब्दों का चयन ठीक से कीजिएगा। कभी कभी हम कुछ ऐसे शब्द चयनित कर लेते हैं, उनको कस्टमर के सामने बोलते हैं जो थोड़े टेक्निकल होते हैं, कस्टमर को समझ में नहीं आता है। क्या जरूरत है उसकी? भाई टेक्निकल नॉलेज हमारे पास है क्योंकि हम उस प्रोडक्ट में डील करते हैं, आई एम एन एक्सपर्ट, लेकिन कस्टमर एक्सपर्ट नहीं है। कस्टमर को उसी की भाषा में हमको प्रोडक्ट के बारे में समझाना है, और इसीलिए शब्द ऐसे चुनिए जो शब्द इजीली ग्राह्य हों, इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। और दूसरी बात और भी इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप कस्टमर से किसी प्रोडक्ट के फीचर्स की बात करें तो फीचर शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए, प्रावधान शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए, खूबियों शब्द का इस्तेमाल कीजिए कि इस प्रोडक्ट में ये खूबी है। क्योंकि एक चीज़ याद रखिए, कस्टमर प्रोडक्ट के फीचर्स में इंटरेस्टेड नहीं है, कस्टमर प्रोडक्ट की खूबियों में इंटरेस्टेड है। और इसके बाद एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, कभी कभी हमको अपने प्रोडक्ट के बारे में कुछ कैलकुलेशन भी दिखाने पड़ते हैं कस्टमर के सामने, कुछ कैलकुलेशन भी करने पड़ते हैं। जरूर कीजिए कैलकुलेशन, लेकिन हाँ, टू मैनी कैलकुलेशंस अवॉइड कीजिए। ज़्यादा कैलकुलेशन करेंगे तो आप भी उलझेंगे और कस्टमर भी उलझेगा। 2-3 बेसिक नेचर के कैलकुलेशन कीजिए जिससे कस्टमर को समझ में आ जाए कि उस प्रोडक्ट में क्या खूबी है, और उसके बाद कैलकुलेशन आप कीजिए, लेकिन ऑन डिमांड, जब कस्टमर डिमांड करे तभी आप कैलकुलेशन कीजिए। और अपने कैलकुलेशन से कस्टमर को उस प्रोडक्ट के हिडन जो बेनिफिट्स हैं, जो बेनिफिट्स उसके फीचर्स में नहीं हैं, जो बेनिफिट्स उसके प्रावधान में नहीं हैं, लेकिन जिन बेनिफिट्स को आप एक्सप्लोर कर लेते हैं, जिनको आप तलाश लेते हैं, उस प्रोडक्ट के फीचर्स से अलाइन करके किसी अन्य चीज़ को उसके बारे में ज़रूर बोलें। देखिए, याद रखिए, कस्टमर को आप समाधान बेच रहे हैं, मैं फिर से कह रहा हूँ, कस्टमर को आप सल्यूशन बेच रहे हैं, कस्टमर को एक प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं। तो ये ध्यान जरूर रखिएगा। और अगली बात दोस्तों, इसके कैलकुलेशन से ही रिलेटेड एक चीज़ और मैं आपको कहना चाहूँगा कि हाउ द प्रोडक्ट सूट्स हिज रिक्वायरमेंट्स, उसकी जो जो रिक्वायरमेंट है उसको वो प्रोडक्ट कैसे सूट कर रहा है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, कभी कभी कोई कस्टमर ऐसा होता है जो अपनी फैमिली के प्रति, अपने बच्चों के प्रति ज़रा ज़्यादा सजग और सचेत होता है, और वो चाहता है कि वो एक ऐसा प्रोडक्ट ले जिसके द्वारा वो अपनी फैमिली की आवश्यकताएं या अपने बच्चों के प्रति उसकी जो जिम्मेवारियां हैं, उन जिम्मेवारियों का निर्वहन अच्छी तरीके से कर सके। तो इसके लिए क्या है, अब हम कोई ऐसा प्रोडक्ट उसके सामने पेश करें, प्रेजेंट करें, जिसके जरिए हम उसको ये कन्विंस कर सकें कि सर या मैडम, आपके बच्चे की
उच्च शिक्षा के लिए ये प्रोडक्ट काम आएगा। ये प्रोडक्ट आपको तब पैसे देगा जब आपका बच्चा किसी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन में हायर एजुकेशन के लिए, प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए दाखिला लेगा। यानी आपके प्रोडक्ट के उन फीचर्स को कस्टमर की उन रिक्वायरमेंट से अलाइन कीजिए जिन रिक्वायरमेंट्स के प्रति कस्टमर ज़्यादा सचेत और जागरूक है। और अगला सुझाव है मेरा दोस्तों, जो भी आप प्रेजेंट कर रहे हैं, जो भी पेश कर रहे हैं कस्टमर के सामने, उसको रीइंफोर्स कीजिए। अंग्रेजी का शब्द है रीइंफोर्समेंट, इसको हिंदी में कह सकते हैं फिर से इसको पुख्ता करना, फिर से मजबूत करना। और रीइंफोर्समेंट दो चीज़ों से होता है मुख्यतः। सबसे पहली चीज़, प्रेजेंटर की बॉडी लैंग्वेज। आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आपके चेहरे का हाव भाव कैसा है, आपकी अभिव्यक्ति, आपका बॉडी लैंग्वेज जितना ज़्यादा पॉजिटिव होगा ना, कस्टमर उतना ही ज़्यादा आपकी ओर आकर्षित होगा। और दूसरी और एक और इसी से बॉडी लैंग्वेज से रिलेटेड चीज़ है, देखिए कस्टमर को कुछ एग्जाम्पल्स जरूर दीजिए। जैसे किसी प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, तो आप एक कुछ एग्जाम्पल दीजिए। सर, मैडम, आपको मालूम है फलाने व्यक्ति ने ये प्रोडक्ट लिया, उन्होंने ये प्रोडक्ट लिया, उनको बहुत अच्छा लगा प्रोडक्ट। क्योंकि रेफरेंस देने से जो कस्टमर होता है वो आकर्षित ही नहीं होता है, बल्कि एक एक्साइटमेंट भी आता है उसमें कि अच्छा, उसके मन में भावना आती है कि अच्छा, उस व्यक्ति ने, उस मैडम ने ये प्रोडक्ट लिया है, तो जरूर इस प्रोडक्ट में कुछ खास बात होगी। और ध्यान रखिए कि जब भी किसी व्यक्ति का, किसी मैडम का रेफरेंस दें, तो किसी ऐसे व्यक्ति या किसी ऐसी मैडम का रेफरेंस दें जिनको लोग जानते हों या जिनको थोड़ा प्रयास करने के बाद कस्टमर लोकेट कर ले। और एक चीज़ और, जब भी कस्टमर के सामने प्रोडक्ट की खूबियों को प्रेजेंट कीजिए तो उन खूबियों को एक सीक्वेंस में पेश कीजिए उसके सामने, क्योंकि सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सीक्वेंस से क्या होता है ना, कड़ी बनती चली जाती है। मैं एक उदाहरण दूं, अगर किसी बच्चे को ABCD पढ़ा रहे हैं तो A फॉर एप्पल हम बोलेंगे तो B को स्किप नहीं करेंगे, सीधे C पर नहीं जाएंगे कि C फॉर कैट, B के बारे में भी बोलेंगे कि B फॉर बास्केट। ये बहुत ज़रूरी है कस्टमर के लिए। और एक और सजेशन मैं दूंगा, बहुत ज़्यादा मत बोलिए, एट अ स्ट्रेच 4-5 मिनट से ज़्यादा मत बोलिए, क्योंकि 4-5 मिनट के बाद कस्टमर का जो अटेंशन का स्पैन होता है ना, वो कम होता जाता है। लेकिन 5 मिनट से ज़्यादा अगर आप प्रेजेंटेशन करेंगे ना, तो बुरा मत मानिएगा, कस्टमर थोड़ा बोर होने लगता है। और वाइल प्रेजेंटिंग अटकिए मत, बिल्कुल मत अटकिएगा। अटकने से बेहतर है 5-6 सेकंड का पॉज ले लेना। और याद रखिए दोस्तों, कस्टमर को आप सल्यूशन दे रहे हैं, कस्टमर को आप प्रोडक्ट नहीं दे रहे हैं। और अगला सुझाव मेरा है कि जो भी आप प्रेजेंट करें उस पर आपका पूरा स्वामित्व यानी ओनरशिप होना चाहिए। जो भी प्रेजेंटेशन बनाएं या जो भी तैयारी करें, चाहे वर्बल हो चाहे फिजिकल हो, प्रेजेंटेशन, उस पर आपका पूरा स्वामित्व होना चाहिए। उसके सारे पॉइंट्स के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आपके प्रेजेंटेशन के आधार पर ही कस्टमर आपसे कुछ क्वेरी रेज कर सकता है, कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जब तक आपका पूरा स्वामित्व नहीं होगा उस प्रेजेंटेशन के सारे पॉइंट्स पर, तब आप कस्टमर की जिज्ञासा को शांत नहीं कर सकेंगे। और एक बात का और ध्यान रखेंगे कि जब किसी दूसरे प्रेजेंटेशन से या कहीं दूसरी तरफ से आपने अपने प्रेजेंटेशन में कुछ डाला है, तो उसको ठीक से समझ लीजिएगा, क्योंकि वो आपका है नहीं। जब ठीक से समझ लीजिएगा, जब कन्विंस्ड हो जाइएगा, तभी उसको डालिएगा। क्योंकि हम कभी कभी नकल तो कर लेते हैं, लेकिन नकल करने के बाद उस पॉइंट को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं ठीक से। नेक्स्ट सजेशन मेरी तरफ से है कि जब भी कोई डिस्कशन आप करें प्रोडक्ट के बारे में, तो डायरेक्शन का जरूर ध्यान रखें। किस दिशा में आपका डिस्कशन या किस दिशा में आपका प्रेजेंटेशन जा रहा है। और डायरेक्शन का ध्यान इसलिए भी रखना जरूरी है कि अगर आप भटक गए अपने प्रेजेंटेशन या अपने डिस्कशन में, तो कस्टमर भी भटकेगा। तो बेसिकली आपको भटकना नहीं है। और बीच में अगर कस्टमर आपसे कुछ क्वेश्चन करे कि हमने तो इस प्रोडक्ट के बारे में भी सुना है, ये प्रोडक्ट कैसा है, तो बिल्कुल घबराइए नहीं, चिंतित मत होइए, उस प्रोडक्ट के बारे में भी बताइए। लेकिन कभी भी प्रोडक्ट को सेल करने की हड़बड़ी में अपने पहले मूल प्रोडक्ट को नीचा मत दिखाइए, क्योंकि आपने प्रेजेंटेशन उसी प्रोडक्ट से शुरू किया था। और अपने प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन में यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट की जरूर बात कीजिएगा, क्योंकि यूटिलिटी बहुत ही महत्वपूर्ण है कस्टमर के लिए। क्योंकि किसी प्रोडक्ट को खरीदने में कस्टमर को क्या उपयोगिता या यूटिलिटी नज़र आ रही है, यही डिसाइड करेगी कि वो कस्टमर उस प्रोडक्ट को खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। और एक चीज़ याद रखिए, सेलिंग में कभी कभी क्या होता है, हम ये कहते हैं कि इट इज़ अ वेरी गुड सेल। दोस्तों, मैं थोड़ा सा हट के कहूँगा, मैं ये नहीं कहूँगा कि गो फॉर इट इज़ अ वेरी गुड सेल, मैं कहूँगा गो फॉर अ वेरी गुड परचेज।
ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप ये सोचें कि इट हैज़ बीन अ वेरी गुड सेल। ये इंपॉर्टेंट है कि कस्टमर सोचे कि इट हैज़ बीन अ वेरी गुड परचेज। क्योंकि जानते हैं, जब अच्छा परचेज होता है कस्टमर के लिए, तो जिस प्रोडक्ट को वो खरीदता है, जो उसके लिए एक अच्छा परचेज होता है, वो उस कस्टमर का एक वैल्यूएबल पोजीशन होता है, एक कीमती चीज़ होती है जिसको वो अपने पास रखना चाहता है। और जब कस्टमर ये समझेगा कि उसने जो भी खरीदा है वो एक बहुत अच्छा परचेज है, तो दोस्तों निश्चिंत रहिए, कस्टमर के मस्तिष्क में आप छा गए, उसके मस्तिष्क का बहुत बड़ा हिस्सा आपके हिस्से आ गया। और चिंता मत कीजिए, नेक्स्ट टाइम जब आप उस कस्टमर के पास जाएंगे तो आपके और कस्टमर के बीच एक ऐसा रिश्ता बन चुका होगा कि कस्टमर फिर से आपसे नया प्रोडक्ट लेगा। एक बात और, आपके प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन में क्लैरिटी होनी चाहिए, यानी स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर एवरी मैसेज। जो कुछ भी आप अपने प्रेजेंटेशन के माध्यम से अपने कस्टमर को बताना चाहते हैं वो स्पष्ट होना चाहिए, कस्टमर को समझ में आना चाहिए। बट ध्यान रखिएगा, क्लैरिटी इज नॉट फॉर यू, क्लैरिटी इज फॉर द कस्टमर। कस्टमर को सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, सारी चीजें स्पष्ट होनी चाहिए। क्योंकि जो प्रेजेंटेशन है ना, वो प्रेजेंटेशन सेलर फ्रेंडली नहीं हो, वो प्रेजेंटेशन यूजर फ्रेंडली हो। क्योंकि आपके प्रेजेंटेशन को कौन यूज कर रहा है? आपके प्रेजेंटेशन को आपका कस्टमर यूज करना है। सो योर प्रेजेंटेशन हैज टू बी यूजर फ्रेंडली। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके प्रेजेंटेशन के दौरान कस्टमर कुछ ऐसे क्वेश्चंस करता है या कस्टमर की ऐसी बॉडी लैंग्वेज होती है कि आपको थोड़ी कठिनाई का एहसास होता है। लेकिन चिंता मत कीजिए, जब आप प्रोडक्ट प्रेजेंट करने गए हैं, जब कस्टमर से आप बात कर रहे हैं, तो कस्टमर का अधिकार है, वो कुछ भी पूछ सकता है, कोई भी क्वेरी रेज कर सकता है। और मूलतः कस्टमर 3 तरह के सिचुएशन क्रिएट करता है आपके लिए। सबसे पहला सिचुएशन होता है कस्टमर का इनडिफरेंस, भाई हमको कोई मतलब नहीं है जो हो रहा है। दूसरा होता है कस्टमर का रेजिस्टेंस। इनडिफरेंस पहले स्टेज है, जैसे ही आप प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं तो कस्टमर इनडिफरेंट होता है। लेकिन धीरे धीरे जब आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होने लगता है तो कस्टमर इनडिफरेंस से माइग्रेट करके दूसरे स्टेज में आता है, जिसको कहते हैं रेजिस्टेंस। कस्टमर रेजिस्टेंस बोलेगा, क्यों मैं लूं आपसे प्रोडक्ट, क्यों मैं लूं। फिर आपका प्रेजेंटेशन आगे बढ़ता है, फिर अच्छा होता है तो कस्टमर फर्दर माइग्रेट करता है तीसरे स्टेट में, और उसको कहते हैं कस्टमर एम्बिवेलेंस। इधर जाऊं या उधर जाऊं, ये लूं या वो लूं। तो 3 तरह की सिचुएशन आपके पास आती हैं। इन तीनों सिचुएशंस को आपको टैकल करना है। और अगर इन 3 सिचुएशंस को टैकल करना है तो माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज ध्यान रखिएगा, मेरा एक फार्मूला है ABCD। ABCD से कस्टमर को बहुत अच्छी तरह से टैकल किया सकता है। नाउ A स्टैंड्स फॉर अपीयरेंस। जब भी आप प्रेजेंटेशन दें तो जरा अच्छे दिखिए, अच्छा पहनिए। और आजकल के डिजिटल प्रेजेंटेशन के ज़माने में जब आप वीडियो प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो उस समय भी अपने आप को अच्छी तरह से ड्रेसअप कीजिए। अपीयरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो है बी से कहते हैं बिहेवियर, आपका आचार विचार, आप कस्टमर से कैसे बात करते हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम फिजिकली कस्टमर के घर में जाते हैं, कुछ प्रेजेंट कर रहे हैं, जरूर जाइए। और अगर कस्टमर के ड्राइंग रूम में बैठ करके आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और इसी बीच कस्टमर के परिवार का कोई सदस्य वहां आता है तो उनका अभिवादन जरूर कीजिए। और अगर उनकी पत्नी आती हैं, उनके स्पाउस आते हैं तो उठ के खड़े हो जाइए, नमस्कार जरूर कीजिए। आपका बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा जो होता है, जो लेटर है सी से कहते हैं कर्टसी, शिष्टाचार। इस शिष्टाचार को कभी भी पृष्ठभूमि में मत जाने दीजिए। जब तक आप कस्टमर के साथ हैं तो शिष्टाचार का पूरा पालन करें। और उसके बाद जो ABCD का D होता है, D को कहते हैं डायलॉग। दोनों तरफ से बातें होनी चाहिए। भाई कस्टमर को भी अधिकार है ना कुछ पूछने का। कभी कभी समस्या ये होती है कि हम इतना ज़्यादा बोल देते हैं कि कस्टमर को बोलने का मौका ही नहीं मिलता है। तो दोस्तों, ये जो 3 तरह के रेजिस्टेंस होते हैं ना, एक हुआ इनडिफरेंस, एक हुआ रेजिस्टेंस, एक हुआ एम्बिवेलेंस, इन तीनों को इस ABCD के फॉर्मूले से बहुत अच्छी तरीके से टैकल किया जा सकता है। दोस्तों, प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन में फर्स्ट इंप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजी में एक कहावत है, यू नेवर गेट अ सेकेंड चांस टू मेक अ गुड फर्स्ट इंप्रेशन। ऐसा नहीं होता है कि फर्स्ट इंप्रेशन हमारा खराब हो गया और फिर हम कस्टमर को रिक्वेस्ट करें कि सर हमको एक मौका और दीजिए एक अच्छा फर्स्ट इंप्रेशन बनाने को। ऐसा होता नहीं है। इसलिए फर्स्ट इंप्रेशन हमेशा अच्छा बनाइए। और देखिए, अगर फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा हुआ ना तो सेकेंड टाइम अगर आपसे कुछ चूक भी हो गई तो चिंता मत कीजिए, चूंकि आपका फर्स्ट इंप्रेशन बहुत अच्छा है इसलिए कस्टमर आपको मौके देगा रिकवर करने का। तो इसका हमेशा ध्यान रखिए। और लास्टली मैं दोस्तों एक उदाहरण देना चाहूँगा। अभी क्रिकेट का मैच हो रहा था, बहुत सी चीज़ें हो रही थी क्रिकेट का, कभी IPL, कभी वनडे, कभी टेस्ट मैच। तो क्रिकेट में आप देखेंगे कभी कभी बॉल जब दूर चली जाती है बाउंड्री वॉल के पास
और फील्डर जब बॉल को कलेक्ट करता है तो बॉल को थ्रो करता है, और नॉर्मली कहाँ थ्रो करता है? विकेट कीपर के हाथों पे। रन आउट करने के लिए भी वो ये कोशिश नहीं करता है कि मेरी थ्रो सीधे स्टंप्स को हिट करे, वो देता है विकेट कीपर के हाथों में। और जब विकेट कीपर के हाथ में गेंद आ जाती है तो विकेट कीपर क्या करता है? ताली बजाता है, अपने ग्लव्स से अप्रिशिएट करता है उस थ्रो को। और अगर थ्रो खराब हो गई तो कहाँ जाती है? हो सकता है बाउंड्री लाइन के बाहर चले जाए और खाम खा में 4 रन का खामियाजा भुगतना पड़े। तो दोस्तों, प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन उसी थ्रो के सरीखा है। अच्छी थ्रो कीजिए, सीधे उस व्यक्ति के पास जानी चाहिए बॉल जिस व्यक्ति को उसे कलेक्ट करना है। हो सकता है आपके जेहन में ये बात आ रही हो कि मैंने बहुत सी चीज़ें बोल दी, इतनी चीज़ों का पालन करना थोड़ा कठिन है। लेकिन फ्रेंड्स, बहुत सरल भाषा में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। मैं आपको समझाऊं क्या? आप सब पुरोधा हैं, अपने क्षेत्र में बहुत एक्सपर्ट हैं। मैं बस शेयर कर रहा हूं आपसे जो मेरे पास है। और देखिए, कुछ अच्छा पाने के लिए, कुछ अच्छा हासिल करने के लिए थोड़ा कष्ट तो करना पड़ता है। और इस कष्ट को कष्ट मत समझिए, इस कष्ट को चेष्टा समझिए, इस कष्ट को इन्वेस्टमेंट समझिए। वो कहते हैं ना कि यूं ही नहीं होती जिंदगी में तब्दीलियां जनाब, मोम को भी रोशन होने के लिए जलना तो पड़ता है। तो दोस्तों, ये थे मेरे कुछ शब्द, कुछ सुझाव जो आज मैं आपसे शेयर करना चाहता था प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन के बारे में। और अगर आपको मेरा ये वीडियो या इसके कंटेंट अच्छे लगे तो प्लीज़ इन्हें अपने दोस्तों से, अपने जान पहचान वालों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं रेगुलरली कुछ न कुछ इस चैनल पर अपनी तरफ से आपसे शेयर करता रहूँगा। और दोस्तों, अपने सुझाव, अपने कमेंट्स मुझे ज़रूर भेजेंगे, क्योंकि मैं आपके सुझावों को, मैं आपके कमेंट्स को पढ़ता हूँ। और पिछले वीडियो के बाद आपके जो भी सुझाव आए, आपके जो भी कमेंट्स आए, उन सब को मैंने पढ़ा। और पिछले वीडियो के बाद एक सुझाव आया था कि एक वीडियो मैं बनाऊं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे। तो दोस्तों, अगला वीडियो मेरा डेडिकेटेड होगा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के। तब तक के लिए मैं अनूप कुमार, आपका दोस्त, आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, जय हिंद।